नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई है और उस पिटीशन में दो एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन जी ने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है और बड़े वैलिड ग्राउंड उठाए हैं। मुझे लगता है देश की आज की आवश्यकता भी है। 1995 में वक्फ एक्ट पास हुआ था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उठाया। हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो ये आगरे में इन्होंने ताजमहल को लेकर भी एक सिविल कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ताजमहल को देवो महल मंदिर घोषित किया जाए और तेजो महल मंदिर घोषित किया जाए, क्योंकि एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर तोड़कर उसको ताजमहल बनाया गया उस समय के शासकों के द्वारा। और उन्होंने पूरा उसका स्ट्रक्चर बताया है, इस्लामिक स्ट्रक्चर उसमें बताया है, स्ट्रक्चर मंदिरों का बताया है, मंदिर के गर्भगृह बताए हैं, नीचे की मंजिलों में क्या है, ऊपर की मंजिलों में क्या है, उसमें स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं, उसमें कमल के फूल के निशान बने हुए हैं, उसमें ओम के निशान बने हुए हैं जो वहाँ की चार दीवारियाँ हैं, और जहाँ की वो जो नक्काशी बनी हुई है उसमें फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, उसमें सूर्य चंद्रमा सूर्य और वो बने हुए हैं। ऊपर का जो उसका छत्र है, उस छत्र पर भी भगवान शिव के दर्शन उन्होंने बताए हैं। जो चांद बना हुआ है वो भी भगवान शिव के चांद की चर्चा की गई। ऐसे बहुत सारे बिंदु उठाए हुए हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को नोटिस इशूड है। उन्होंने ये विषय वक्फ बोर्ड को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उठाया है और वक्फ बोर्ड के कुछ प्रोविजंस को चैलेंज किया है। इन प्रोविजंस में सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 36, सेक्शन 40 of the Waqf Board Act, that is saying that the Waqf Board having a right to identify the properties and may confiscate it. वक्फ बोर्ड को ये अधिकार दिया गया है, ऐसा इन्होंने कहा है कि अधिकार दिया हुआ है कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियाँ आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करके वो वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे, उस पर कब्जा करे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ये राइट वक्फ बोर्ड को दिया गया है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर ले। इसके परिणाम स्वरूप इनका ऐसा मानना है कि जो चल रहा है वो वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी को लेकर कि वो कैसे इंक्वायर कर सकती है और ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ उसको कैसे सेटल कर सकती हैं। इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी बताई है साथ में कि रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट भारत में बने हुए हैं। रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट में इतनी पावर नहीं दी गई है, चैरिटेबल एक्ट में नहीं दी गई है, ट्रस्ट एक्ट में नहीं दी गई है। तो जब इन एक्टों में इतनी पावर नहीं दी गई है और इनका डिसीजन कोई और करता है, सरकारें करती हैं, तो वक्फ बोर्ड को इतनी पावर कैसे दी जा सकती है कि वो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करे। इसके साथ इन्होंने कहा है कि 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल की लिस्ट नंबर 3 में आइटम नंबर 10 और आइटम नंबर 28 का वायलेशन करता है। उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो बात बताई गई है कि इट हैज़ नो पावर टू मेक एनी सेपरेट लॉ फॉर वक्फ एंड वक्फ प्रॉपर्टीज़, और किसी इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा सकता, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट और ऐसा कुछ नहीं बनाया जा सकता। साथ में इन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 और बहुत सारे आर्टिकल्स को इन्होंने हवाला दिया है और कहा है कि इनका वायलेशन होता है। स्पेशली इन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेशन होता है। क्या है वक्फ बोर्ड का गेम, इस विषय पर इन्होंने उस पिटीशन में डिक्लेरेशन दिया है। क्या करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड कोई ऐसी बॉडी नहीं होती, लेकिन ये वक्फ एक्ट से बॉडी बना दी गई है जो किसी भी प्रॉपर्टी को हाथ में रखती है और वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देती है। वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं। वो प्रॉपर्टी चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी और की हो, वो उन प्रॉपर्टियों को जो प्रॉपर्टियाँ खाली दिखाई देती हैं, जिन प्रॉपर्टियों में ऐसा लगता है नुजूल की प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टियों को वो वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं। फिर उस पर मुकदमेबाजी होती है, उसको कब्जा करते हैं। जैसे हमको याद होगा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का विवाद था, अभी तो डिक्लेयर हो गया, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने कह दिया, लेकिन विवाद था तो सुन्नी वक्फ बोर्ड घुसाया, शिया वक्फ बोर्ड घुसाया, सेंट्रल वक्फ बोर्ड घुसाया। अभी जो मस्जिद वहाँ पर बना रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जो बनाए गए हैं, इन वक्फ बोर्ड की वैलिडिटी हम चैलेंज करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है।
जब कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म दिया हुआ है तो इस प्रकार की प्रॉपर्टियों का संरक्षण सरकार क्यों ना करे। और अगर वक्फ बोर्ड को इन प्रॉपर्टियों का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है, कोई अथॉरिटी दी गई है, क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाई गई है, उनको इतनी पावर दी गई है, तो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत ऐसी कोई सेंट्रल बॉडी क्यों नहीं है देश में? ट्रस्ट एक्ट के तहत ऐसी कोई सेंट्रल बॉडी क्यों नहीं है? रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट में तो पावरें सरकार को दे रखी हैं। राज्य सरकारें भी, तमिलनाडु का मैटर मैंने पीछे उठाया था, राज्य सरकारों को ये पावर रहती है कि राज्य सरकारें उसमें घोषणा कर देती हैं कि इतना पैसा हमको दो। महाराष्ट्र में हमने देखा होगा कि अभी सिद्धिविनायक मंदिर से पैसा लेने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि पैसा दीजिए, हम कोविड की मदद करेंगे, और साथ में उनमें उन्होंने मंदिरों को बंद करवा दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई मंदिर, मॉल खुले हुए हैं, सब खुला हुआ, तो मंदिर बंद करने में आपका क्या है? मंदिरों को खुला रखिए, वहाँ भीड़ मत लगने दीजिए, एक एक व्यक्ति आए, दर्शन करे और जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। तो पैसे तो आप ले लेते हैं रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट में, वो कोई भी हो। अब हर स्टेट ने अपना अपना रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बना रखा है, रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है, चैरिटेबल एक्ट बना रखा है। तो आप मंदिरों से वसूली कर लेते हैं, मंदिरों को रेगुलेट कर लेते हैं, मंदिरों में क्या हो क्या ना हो, कैसे हो, और उनका पैसा कहाँ जाएगा, कैसे सेटल होगा, वो सब कुछ आप तय कर लेते हैं। और क्वासी जुडिशियल बॉडी आपने बना रखी है, उनको उस पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में आपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पूरी पावर दे रखी है, और उस प्राइवेट इंडिविजुअल को जो पावर आपने दी है वो निर्धारित करते हैं कि प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है। और वक्फ की प्रॉपर्टी का मतलब अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अल्लाह की कौन सी प्रॉपर्टी है? मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो इस्लामिक जगत ये कहता है कि सारा संसार, ये कणकण क्षण क्षण अल्लाह का है, ये हवाएं और ये सांसें भी अल्लाह की हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी केवल अल्लाह की है, ये प्रॉपर्टी अल्लाह को दे देनी चाहिए। ये समझ से परे कभी कभी चला जाता है। लेकिन हरिशंकर जी की जो पिटीशन है, उस पिटीशन में मुझे लगता है जान है, या तो इक्वलिटी, भारत में सेकुलरिज्म है तो इक्वलिटी सबके बीच में होनी चाहिए। और जिस प्रकार वक्फ बोर्ड की बॉडी बनी हुई, उसी प्रकार हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट के तहत या हिंदू रिलीजियस बॉडी भी होनी चाहिए, जो कि अपनी प्रॉपर्टियों का संरक्षण कर सकें। और बहुत सारी प्रॉपर्टियां, बहुत सारे मंदिर ऐसे बने हुए हैं जो सरकारी ज़मीन पर है, उनके कोई ट्रस्टीज़ नहीं, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं बनी हुई है। लोग आते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी पुजारी एक बैठता है, बाद में लोग उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेजो महल मंदिर, जिसको आप ताजमहल कहते हैं, तेजो महल मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया, या किसी कब्रिस्तान पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। कोई ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है जहाँ पर लोगों ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पर ताजी दफन किए जाते हैं, लैंड खाली वैक्यूएटेड थी, उसके बाद वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। कहीं पर गए और एक मज़ार फर्जी टाइप बना दी और उस मज़ार पर फूल मालाएँ चढ़ाने लगे, एक पंख लेकर बैठ गया, और बाद में वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि भाई ये तो प्रॉपर्टी हमारी है, क्योंकि यहाँ तो मज़ार बनी हुई है। तो वक्फ बोर्ड कौन सी प्रॉपर्टियों को, उसकी लिमिट्स क्या हैं, उसको अनलिमिटेड पावर नहीं दी जा सकती कि वो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेगा और कहेगा ये प्रॉपर्टियां मेरी हैं। अगर ऐसा करना है तो फिर आप इक्वलिटी रखिए, एक रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट सेंट्रल का बनाइए जिसमें कोई वक्फ नहीं होगी, कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होगा, वो सारी प्रॉपर्टियों का संरक्षण करेंगे। उसके अंदर विंग्स होंगी, और उनकी वो जुडिशल बॉडी, साथ में इन्होंने ये भी क्लेम किया कि इस प्रकार का कोई भी डिसीजन करने की पावर कोई जुडिशियल ट्रिब्यूनल को नहीं, कोई ट्रिब्यूनल या क्वासी बॉडी को नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को नहीं होने चाहिए। डीएम निर्धारित करेगा कि वो जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट है वो निर्धारित करेगा, या जो चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रार है वो या ट्रस्टी है वो निर्धारित करेगा, और वो उसका डिसीजन फाइनल होगा। ये सारे हटाकर, या सरकारों का उसमें इंटरफेरेंस हटाकर, आप एक स्वायत्त बॉडी बना दीजिए, एक ऑटोनोमस बॉडी बना दीजिए, जैसे यूपीएससी काम करती है, जैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है। उसके डिसीजन को कोर्ट में चैलेंजेबल बना दीजिए। तो उससे परिणाम ये निकलेगा कि एक इक्वलिटी, आर्टिकल 14 और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए इक्वलिटी वहां पर क्लेम कर पाएंगे, और उस इक्वलिटी के आधार पर देश में सारी प्रॉपर्टियां एक सी चलेंगी। वक्फ के पास जो प्रॉपर्टियां हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए। अगर हम आगे फॉरवर्ड होते हैं कि भाई कौन सी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो उस समय स्वतंत्रता के समय पर वक्फ को दे दी गई थी, हमको ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उन लोगों की जो यहाँ पर प्रॉपर्टियां थीं और उनमें कहीं इबादत खाने बने हुए थे या कहीं पर मस्जिद बनी हुई थी, वो प्रॉपर्टियां क्या मुसलमानों की प्रॉपर्टियां मानी जाएंगी, या फिर मुसलमानों को जब पाकिस्तान मिल गया तो पाकिस्तान में उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़कर भी मस्जिद बना ली, तो क्या यहाँ पर जो प्रॉपर्टियां छूट गई वो प्रॉपर्टियां आज भी वक्फ के पास रहेंगी, या वो
पाकिस्तान का 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया भी चला गया और हिंदुस्तान का जो 32 लाख किलोमीटर एरिया या थोड़ा कम ज़्यादा बचा, उसमें भी जो स्ट्रक्चर जैसे बने थे वो स्ट्रक्चर वैसे ही बने रहेंगे और नई लैंड भी हम बिल्कुल वहाँ हिंदू विहीन करवा दी। इन सभी प्रश्नों पर अपने को अभी जवाब ढूंढने पड़ेंगे। आज निर्धारित करना पड़ेगा कि भाई हम पाकिस्तान जब लोग गए हैं तो उनकी प्रॉपर्टियां, उनके जो रिलीजियस प्रॉपर्टियां थी, उन प्रॉपर्टियों का क्या होगा। क्या उसमें मंदिरों की स्थापना होनी चाहिए, या उनमें चिड़ियाघरों की स्थापना होनी चाहिए, या फिर उनमें चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई जानी चाहिए, या फिर वो वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टियाँ दे दी जाएंगी। तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियाँ आज देश में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ अगर किसी के पास हैं तो वो दो संस्थाएँ हैं। एक तो वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ हैं, दूसरा क्रिश्चियन एंडोमेंट्स के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियां हैं, मिशनरीज के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियां। तो ये अंग्रेज चला गया, लेकिन वो जिस प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ था उसने जो अंग्रेज जो क्रिश्चियन बनाए थे वो उनकी हो गई। मुसलमान यहाँ से चले गए, पाकिस्तान बन गया, फिर भी जो प्रॉपर्टियां यहाँ पर थीं वो फिर भी मुसलमानों के पास रहेगी, या उन पर नहीं वो बचा तो वक्फ बोर्ड बिठा दिया। तो वक्फ बोर्ड को क्या ऐसी अनलिमिटेड पावर दी जा सकती है? देश का विभाजन होने के बावजूद क्या वक्फ बोर्डों जैसे बोर्ड भारत में होने चाहिए? इन बोर्डों के माध्यम से क्या देश को चलाया जा सकता है? क्या आर्टिकल 14 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया तो भी रिलीजियस फ्रीडम के नाम से हम किसी को अनलिमिटेड पावर दे सकते हैं? ये सारी बातें इस पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई हैं। मुझे लगता है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है और हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी को इसका साधुवाद देना चाहिए कि देश में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जो छुपी गड़ी चीज़ें हैं जिनको अभी हिंदू समाज या देश नहीं जान पाया है, उन चीज़ों को बाहर निकाल कर रिसर्च वर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे रिसर्च वर्क करने वालों को कोर्ट के द्वारा अनाउंसमेंट होना चाहिए जब केस फेवर में जाए कि भाई आपने ये R&D की रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, इसके लिए आपको ये 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। जब आप एमिकस क्यूरी में रंजीत सिंह एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट को 50-50 लाख रुपए देने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वो उन्होंने लिया हो ना लिया हो, 50-50 लाख रुपए कोर्ट की मदद करने के लिए, तो जो व्यक्ति रिसर्च करके लाया है, जिसने केस बनाया है, उसको ऐसी मदद क्यों नहीं होनी चाहिए देश के सुधारात्मक कार्यों के लिए? मुझे लगता है कि ऐसे रिसर्च विंगों को सरकारी मदद मिलनी चाहिए। ऐसी रिसर्च विंगों के जब केसेस आते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें उनको कुछ कॉम्पनसेशन अनाउंस करे या उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दे, ताकि देश में सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर सामने आएँ और देश को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर काम कर सकें। इसलिए इस पिटीशन का स्वागत होना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। थैंक यू।